मैं नीतीश कुमार मिश्रा। आज हम वियना कांग्रेस पर चर्चा करेंगे। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में पराजित हुआ और उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के निर्जन द्वीप में भेज दिया गया। नेपोलियन के पतन के बाद मित्र राष्ट्रों के सम्मुख अनेक कठिनाइयां उठ खड़ी, जिनसे यूरोप के सभी राष्ट्र किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए। अतः यूरोप के मानचित्र में नेपोलियन ने जो मनमाने ढंग से परिवर्तन कर दिए थे, उन्हें फिर से सुधारने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मित्र राष्ट्रों ने एक आयोजन किया, जो यूरोप के इतिहास में वियना कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। वियना को इस कांग्रेस हेतु चुने जाने का प्रमुख कारण यह था, वह महाद्वीप के केंद्र में स्थित था और नेपोलियन के युद्धों का मुख्य शिकार रहा। साथ ही नेपोलियन की पराजय में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वियना कांग्रेस की प्रमुख समस्याएं: यूरोप का पुनर्निर्माण करते समय ऐसी व्यवस्था करनी थी जिससे फ्रांस भविष्य में वहां शांति भंग न कर सके। अतः आवश्यक था कि फ्रांस की सीमाओं पर शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना की जाए। दूसरी समस्या, मृतप्राय पवित्र रोमन साम्राज्य के स्थान पर जर्मनी में नवीन व्यवस्था स्थापित करना। तीसरी समस्या, वर्षा की ग्रांड डची नेपोलियन के कट्टर मित्र सेक्शनी तथा फिनलैंड के भाग्य का निर्णय करना। इटली में नवीन व्यवस्था करना। डेनमार्क को नेपोलियन का साथ देने का कारण दंडित करना। पोप की शक्ति व गौरव को बढ़ाना एवं प्रतिक्रियावादी भावनाओं को कुचलना। ये मुख्य प्रकार की समस्याएं थी। वियना कांग्रेस के प्रमुख सिद्धांत की अगर बात करें तो न्यायोचित राजसत्ता का सिद्धांत, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, पुरस्कार व दंड का सिद्धांत। न्यायोचित राजसत्ता का सिद्धांत, इस सिद्धांत का जन्मदाता फ्रांस का प्रतिनिधि तैलड़ा था। इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि फ्रांस में बुर्बो वंश को फिर से स्थापित किया जाए और बोनापार्ट वंश के किसी व्यक्ति को भविष्य में फ्रांस की गद्दी पर न बैठाया जाए। इस सिद्धांत के द्वारा तैलड़ा ने नेपोलियन द्वारा किए गए अपमान का बदला ले लिया। शक्ति संतुलन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के द्वारा कांग्रेस ने यूरोप के राजाओं के मध्य शक्ति संतुलन स्थापित करने का निश्चय किया, जिससे कोई भी शक्तिशाली देश दूसरे निर्जन देश को हड़प न सके। इस सिद्धांत का पालन करते हुए फ्रांस को चारों ओर से शक्तिशाली राष्ट्रों से घेर दिया गया, ताकि वह भविष्य में यूरोप की शांति को पुनः भंग न कर सके। पुरस्कार व दंड का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत उन सभी राज्यों को पुरस्कार देने का निर्णय किया गया जिन्होंने नेपोलियन को पराजित करने में मित्र राष्ट्रों का सहयोग किया था। साथ ही उस समस्त राज्यों को दंडित देने का निर्णय किया तथा जिन्होंने युद्ध में नेपोलियन को सहयोग व समर्थन किया था। इस प्रकार हम वियना कांग्रेस के प्रमुख सिद्धांत को देखें। अब हम वियना कांग्रेस में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की बात करते हैं। फ्रांस के संदर्भ में फ्रांस के साथ एक नई संधि की गई, जिसके अनुसार उससे वे सब प्रदेश छीन लिए गए जो उसके क्रांतिकाल और नेपोलियन के युद्ध में अपने राज्य में सम्मिलित कर लिए गए थे। फ्रांस की क्रांति काल के पूर्व की सीमाओं को स्वीकार कर लिया गया। प्रसा और ऑस्ट्रिया फ्रांस के कुछ प्रदेशों को हड़प कर जाना चाहते थे, किंतु इंग्लैंड तथा रूस के हस्तक्षेप के कारण यह संभव नहीं हो सका। फ्रांस पर अंकुश बनाए रखने के लिए उसकी सीमाओं पर शक्तिशाली राष्ट्रों की स्थापित किया गया। जर्मनी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो नेपोलियन के उत्थान के पूर्व जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। नेपोलियन ने राइन संघ का गठन करके जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया था, परंतु नेपोलियन के पतन के बाद जर्मन राज्यों को स्वीकृति प्रदान करने का प्रश्न भी मित्र राष्ट्रों के सामने अत्यंत विचारणीय था। जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना अत्यंत प्रबल थी और मेटरनिक राष्ट्रीयता के नाम से चौंधता था। अतः पवित्र रोमन साम्राज्य के स्थान पर एक परिसंघ का अध्यक्ष ऑस्ट्रिया बना। परिसंघ को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, जिससे विभिन्न राज्यों के परस्पर संबंध अत्यंत शिथिल बने रहे।
इटली के संदर्भ में अगर बात करें तो इटली की समस्या भी जर्मनी से मिलती जुलती थी। वहाँ भी नेपोलियन के द्वारा स्थापित व्यवस्था को भंग करके नवीन व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। नेपिलस पर बुर्बो वंश के शासक फर्डिनेंड का अधिकार मान लिया गया। रोम के पोप को फिर से अपना राज वापस मिल गया। सार्डिनिया को पिडमॉन्ट तथा सेबाय दे दिए गए। ऑस्ट्रिया को लंबार्डी का प्रदेश दे दिया गया। टस्कनी तथा मोडेना के राज पर पुराने ऑस्ट्रियन वंश के शासकों की गद्दी पर बैठा दिया गया। पार्मा पर नेपोलियन की पत्नी मेरे लुइसा का अधिकार किया गया, किंतु जिनेवा और वेनिस के गणतंत्रों को फिर से स्थापित नहीं किया गया। इस प्रकार इटली में पुरातन व्यवस्था फिर से स्थापित की गई, जिसमें ऑस्ट्रिया का प्राधान्य बना रहा। मेटरनिक इटली में भी जर्मन परिसंघ के समान एक परिसंघ बनाना चाहता था, किंतु सार्डिनिया व पोप के विरोध के कारण उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। इंग्लैंड के संदर्भ में अगर हम महत्वपूर्ण जो निर्णय लेंगे उसकी बात करें तो इंग्लैंड का प्रमुख उद्देश्य अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार करना था। इसलिए वियना सम्मेलन में उपस्थित उसके प्रतिनिधियों का मंतव्य औपनिवेशिक महत्व के प्रदेश प्राप्त करना था। उसे उत्तरी सागर में हेलिगोलैंड और माल्टा के द्वीप मिले तथा आयोनियन द्वीपों की संरक्षिता भी प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त वियना सम्मेलन में कुछ अन्य समस्याएं भी प्रस्तुत की गई, जिसमें दास व्यापार का प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस सम्मेलन ने दास प्रथा को अनैतिक एवं अमानुषिक स्वीकार किया और प्रत्येक राज्य से इसका अंत करने का आग्रह किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नदियों में जहाज़ों के आवागमन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा भविष्य में यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई, जो संयुक्त व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। अब हम वियना समझौता के आलोचना पर बात करेंगे। वियना कांग्रेस ने यूरोप के नवनिर्माण का प्रयास किया। उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था की कुछ बातें ही अस्थायी सिद्ध हुई, किंतु बिल्कुल अस्थायी प्रमाणित हुई अधिकांश बातें। फिर भी वियना कांग्रेस की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है। उसके निर्णयों का यूरोप के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस सम्मेलन का एक मुख्य उद्देश्य विश्व शांति के लिए व्यवहारिक व्यवस्था तैयार करना था, जिसमें वह पूरी तरह से सफल रहा, क्योंकि इस सम्मेलन के फलस्वरूप यूरोप में क्रीमिया के युद्ध से पहले कोई भयानक युद्ध नहीं हुआ और 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। वियना सम्मेलन ने यूरोप में अस्थायी शांति स्थापित नहीं की। इस सम्मेलन का उद्घाटन ऊंचे आदर्शों एवं उद्देश्यों के आकर्षण घोषणाओं के साथ हुआ, परंतु कांग्रेस में लूट का दृष्टिकोण प्रबल था। इसमें क्रांति के सिद्धांतों को भुला दिया गया। समस्याओं को हल करने के स्थान पर उन्हें बढ़ाने का सहयोग किया गया। वास्तव में यह विजेता राष्ट्रों की बैठक थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य विजित प्रदेशों की समाप्ति का परस्पर बंटवारा करना था। इस व्यवस्था के आधार में किसी उदात्त सिद्धांत को खोज निकालना असंभव था। इस कांग्रेस के निर्णयों को कार्यान्वित करते समय इसके सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना की गई। फ्रांस के प्रति वियना कांग्रेस का दृष्टिकोण अत्यंत दयालु था, किंतु यूरोप के छोटे राज्यों की भावनाओं का इस सम्मेलन में कोई ध्यान नहीं रखा गया। बेल्जियम को हॉलैंड से मिला देना वहां की जनता के साथ घोर अन्याय था। अतः इसका परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही दोनों देशों के संयोजन का अंत हो गया। समझौते में सबसे भयंकर कमी यह थी कि इसमें जनता को विभिन्न राजवंशों को दूसरे राज्यों से भूमि हड़पने की सबसे भयंकर जो कमी थी, जनता को विभिन्न राजवंशों को दूसरे राजवंशों की भूमि हड़पने की प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए पासे के रूप में इस्तेमाल किया गया। नॉर्वे का स्वीडन से संयोजन नितांत अन्यायपूर्ण था। फिनलैंड का पोलैंड को रूस से मिलाकर वियना सम्मेलन का एक और भूल थी, फिनलैंड को पोलैंड से मिला दिया। इस सम्मेलन में राष्ट्रों के उचित दावों का ध्यान न रखते हुए अस्वाभाविक मेल स्थापित करने की कोशिश की गई। गणराज्यों पर न्यायोचित सत्ता के सिद्धांत को लागू न करना ओझापन व विश्वासघात था।
ऑस्ट्रिया को वीनस व सार्डिनिया तथा पीडमॉन्ट को जिनेवा को प्रदेश देना गणतंत्रवाद की स्पष्ट अवहेलना है। शैक्षणिक का विभाजन भी अत्यंत दोषपूर्ण था। वियना कांग्रेस का एक सबसे बड़ा दोष यह भी था कि इसमें इटली, स्पेन, जर्मनी के लोगों के राष्ट्रीय आंदोलनों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया। इससे उदारवादी निराश व हताश हुए और उनकी समस्त आशाओं पर तुषारपात हो गया। वियना कांग्रेस द्वारा जिन जिन राजाओं को पुनः गद्दी प्रदान कराई गई, उन्होंने राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित करके कठोरतापूर्वक शासन करना प्रारंभ किया। 1830 ईस्वी तक वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित की गई व्यवस्थाएं किसी न किसी प्रकार से सजीव बनी रहीं, किंतु इसके बाद 1830 ईस्वी से 1848 ईस्वी में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति ने प्रबल प्रतिक्रियावादी मेटरनिक तक की जड़ों को झकझोर दिया। राष्ट्रीय भावनाओं के विकास एवं राजनीतिक चेतना के उदय के परिणाम स्वरूप वियना कांग्रेस धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख होता गया। निसंदेह वियना कांग्रेस की जो व्यवस्था, कार्यप्रणाली और उसके प्रतिनिधियों में अनेकानेक दोष व कमियां थीं, किंतु इसके बाद भी प्रोफेसर कैटलवी का यह मत नितांत सत्य प्रतीत होता है कि वियना सम्मेलन में राजनीतिक संयम और दूरदर्शिता का अभाव नहीं था। यूरोप के इतिहास में इसके अनेक महत्वपूर्ण अस्थायी प्रभाव हुए। इस सम्मेलन ने कुछ ऐसा आधार प्रदान किया जिन पर भविष्य के यूरोप की नींव रखी गई। वियना के शांति संस्थापकों को अत्यंत प्रतिक्रियावादी और अनुदार कहना एक परिपाटी बन गई। यह सच है कि वह पुरातन परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते थे, किंतु उनकी सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने अगले 40 वर्षों तक यूरोप को युद्ध में बचाए रखा। अभी हमने वियना कांग्रेस के बारे में, उनकी समस्याएं क्या थी, सिद्धांत क्या थे, कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और वियना समझौता की आलोचना पर बात की है। धन्यवाद।